बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान की सियासत एक दफा फिर गर्म हो चुकी है। पाकिस्तान में सियासी बयानबाजियों के साथ साथ कराची में टारगेट किलिंग जो है वो फिर शुरू हो चुकी है। चांद रात के बाद जहां कुछ अमन रहा, लेकिन उसके बाद से टारगेट किलिंग हनूज जारी है। और अब सूरत हाल ये है कि शहर में के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी भी बढ़ चुकी है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत जो है वो पूरी कौम की नजरें जो है 27 अगस्त की तरफ है कि जब सुप्रीम कोर्ट में NRO केस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त होगी और उसमें क्या होगा, उस वक्त क्या होगा, हुकूमत क्या करेगी, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या इकदाम होंगे। कुछ अफवाहें इस वक्त बहुत तेजी से जो गर्दिश कर रही हैं, उनमें एक ये भी है कि शायद हुकूमत कोई जजेस को हटाने के हवाले से कोई इकदाम करे या कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करे या कोई आइन से मावरा कोई इस तरह का इकदाम करे जिससे पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से या पाकिस्तान की अदलिया पर कोई कुजक पहुंचाने की कोशिश की जाए या अदलिया को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान में जो इस वक्त इंसाफ के हवाले से बात की जाए कि बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं जिस पर हुकूमत ने गुज़श्ता 4.5 सालों में कोई अमल दरामद नहीं किया, और अब जब हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला आता है तो हुकूमत और हुकूमती पार्टी जो है वो अदलिया के खिलाफ जो है बयानबाजी शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में ये निकलता है कि अवाम जो है जिनका एतमाद इस वक्त अदलिया पर मौजूद है, अवाम जो है अदलिया पर एतमाद करते हैं और उनको उम्मीद की आखिरी किरण भी अदलिया ही नजर आती है कि वो उनके मसाइल के हल के लिए कुछ इकदाम करेगी। और जहां अवाम के मसाइल हल भी होते हैं और जो अवामी मसाइल हैं उनके हवाले से बात करते चलें कि ईद के हवाले से हुकूमत ने एक वादा किया था कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होगी ईद के 3 दिनों तक, लेकिन इंटीरियर पंजाब के मुख्तलिफ छोटे शहरों, कस्बात और देहात में और सिंध में और दीगर सूबों में भी जो सूरत हाल ये रही है कि 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग ईद के रोज भी होती रही है। और उसका नतीजा यह है कि अवाम की ईद की खुशियां जो थी वो बिजली ना होने की वजह से मलियामेट हो गई। नाज़रीन, ये तो थी हमारी हुकूमत की कारकर्दगी जो वादा करके फिर उसे पूरा नहीं कर सकती। लेकिन क्या अब अदलिया जो है वो पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों की ये आखिरी किरण है, क्या वो अवाम की उम्मीदें जो हैं वो उनको जिंदा करेगी? पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए कोई इक़दाम होंगे? और पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस वक्त जिसको नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत कहा जाता है, क्या वो जमहूरी हुकूमत अवाम के लिए कुछ रिलीफ देगी? हमारे साथ इस वक्त आज के जो मौजू हैं कि ईद के बाद सियासत फिर गर्म हो गई और 27 अगस्त को हुकूमत क्या करेगी, इन मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब यासीन आज़ाद साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सालिक मजीद साहब, सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन है। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। यासीन आज़ाद साहब, मैं एक चीज़ जो इस वक्त सबसे पहले पूछना चाहूँगा वो ये कि हुकूमत 27 अगस्त तक आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कोई हुकूमत को ऑर्डिनेंस ला सकती है या ऑर्डिनेंस अगर लाती है वो क्या आइन के मुताबिक होगा? क्या आइन इस तरह की किसी ऑर्डिनेंस लाने की इजाज़त देती है कि जिससे अदलिया को जो क्या कहा जाता है कि उनको बेदस्तोपा कर दिया जाए या उनको कोई उनके इख्तियार सलब कर लिए जाए? किस तरह हो सकता है? देखिए सर, तौहीन अदालत के बिल के बाद और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जी उसके बाद मैं ये बात पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे हालात कभी पैदा नहीं होंगे या ऐसी कोई कानून साजी मौजूदा हुकूमत नहीं करेगी जिसको एक दफ़ा फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में गलत नताइज को फेस करना पड़े। सही। तो जाहिर है कि जब आपने कहा तौहीन अदालत के बिल को स्ट्राइक डाउन कर दिया, जजमेंट आ गया, तो ये तवक्को कर लेना कि किसी ऑर्डिनेंस के लिए जजेस की पावर को कर्टेल किया जाएगा जी, या जजेस की पोजीशन को ख़राब करने के लिए कानून साजी की जाएगी, मैं इन तमाम चीज़ों को क्या सराही तस्वर करता हूँ। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ये जमात इस हद तक जाएगी और ना वो ये ऐसा करेगी। वैसे तो उन्होंने काफ़ी हदूद क्रॉस कर ली, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ऐसे सूरत हाल होगी। अच्छा, लास्ट दिनों में मेरी प्रेसिडेंट साहब से जब मुलाकात हुई, ये चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की थी। उस वक्त अभी जजमेंट नहीं आया था। मैंने ये कहा था कि उजलत में कानून साजी करेंगे तो उसका अंजाम वही होगा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो आपका केस पेंडिंग है उसका जो निकलेगा। तो मैं ये नहीं समझता कि अब जो हुकूमत ऐसी कोई मज़ीद संगीन गलती करेगी। अब रह गया मामला 27 अगस्त का मामला, तो लामाला 27 अगस्त को पर्सनल अपीयरेंस की डायरेक्शन दी गई है। और पर्सनल अपीयरेंस का मतलब ये होगा कि वो जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उस दिन चार्ज भी फ्रेम हो सकता है
और क्रिमिनल प्रोसीजर में जो चार्ज फ्रेम करने का तरीकाकार है जी। वो आपसे पूछा जाता है जुर्म कबूल है या नहीं है, खत लिखना है या नहीं लिखना। अगर कहते नहीं है लेकिन जुर्म कबूल नहीं करते, हमारी ये डिफेंस है, तो ऑटोमेटिकली चार्ज फ्रेम आने के बाद आपको फुल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उनको केस प्रोसीड करने के लिए, जो भी कोई अपना डिफेंस में कहना है। ये जो तवक्को लगा के बैठे हैं कि 27 तारीख को सारा कुछ हो जाएगा, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, प्रोसीजर इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो प्रोसीजर को अडाप्ट किए बगैर अगर आप कोई स्टेप उठाएंगे तब भी अदलिया की जो पोजीशन है वो ख़राब होगी। ज़ाहिर के तरीक़ाकार से आप हटकर कोई काम नहीं कर सकते। अब 27 तारीख को क्या पोजीशन बनती है, मौजूदा वज़ीर आज़म जाते हैं नहीं जाते, कोई ग्राउंड बीमारी का लेते हैं, कोई वजह बयान करते हैं कि मैं नहीं आ सकता, ये तो डिपेंड करता है हालात पे। लेकिन अमूमन क्रिमिनल केस में ये होता है कि कोई मुलज़म अगर किसी वजह से नहीं भी आता, जिसको कंटेम्प्ट का नोटिस किया गया है, तो वो कोई रीज़न देगा कि किस रीज़न की बिना पर वो कोर्ट नहीं आ रहे। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि 27 तारीख को वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, और पेश होने के बाद जो अगर मामला आगे बढ़ा, जिसके ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर एग्जेक्टिव ने इस पोजीशन को एक्सेप्ट करना ही होता जो इस वक्त है, तो वो ज़ाहिर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जो कुछ हुआ फिर वो नहीं होता, उसी वक्त वो एक्सेप्ट कर लेते। तो ये बात तो तय है कि एग्जेक्टिव ने उस फैसले को नहीं मानना, आगे चलना। सालिक साहब, यासीन आज़ाद साहब कहते हैं हुकूमत जो है, हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म जो है वो पेश होंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है कि वज़ीर आज़म पेश हो जाएंगे या? शुक्रिया मियाँ साहब। बात यह है कि जिस तरीके से यासीन आज़ाद साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, ज़ाहिर है आइनी और कानूनी मामलात पर तो ये एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं और इनका ज़ाहिर है कि कानूनी मामलात पर गहरी नज़र है, जी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, हुकूमत के साथ भी इनके रास्ते रहते हैं, सदर से इन्होंने मुलाकात के बारे में खुद बताया, चीफ जस्टिस से भी ये मिल चुके हैं और भी वकला बरादरी की ये तर्जुमानी करते हैं। हालात इस नहज पे हैं कि हुकूमत ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो उससे एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल तय कर चुके हैं कि हमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वज़ीर आज़म भी अगर कुर्बान करना पड़े तो हम कुर्बानी देंगे, लेकिन हम खत नहीं लिखेंगे। जो इस हुकाम को खत लिखने की बात है, हुकूमत का फैसला तो अपनी जगह पे कायम है। उन्होंने पार्लियामेंट में कानून साजी भी कर ली और वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट जो है वो ही आइन की पासदारी कर रही है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, और हमने जो भी कानून साजी की है वो हम आइन की वजह से कर रहे हैं और हम खत नहीं लिख रहे क्योंकि आइन खत लिखने के रास्ते में रुकावट है। सही, हुकूमत का मौका बड़ा क्लियर है। इससे होता है अब क्या है, आगे 27 अगस्त को वज़ीर आज़म साहब अगर पेश हो जाते हैं तो वहाँ पे अदालत का क्या मूड होगा, वहाँ क्या दलाइल होते हैं, क्या कानूनी नुकात उठाए जाते हैं, किस तरीके से समात आगे बढ़ती है, वो तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन अगर वो अदालत में पेश नहीं होते तो फिर जाहिर है कि जिस तरह की एक तारीख है कि अगर कोई बंदा पेश ना हो अदालत में तो उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। देखना यह है कि उनके एडवाइज़र्स, उनके कानूनी मुशीर, उनके जो कानूनी दिमाग हैं वो इस वक्त हुकूमत को क्या मशवरे दे रहे हैं। सुनने में तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, जैसे यासीन साहब ने कहा कि वो समझते हैं सब क्यास है, क्यास रहियाँ हैं जितनी भी हैं, लेकिन ये बातें ज़रूर सुनने में आ रही हैं, डिस्कस जरूर हो रही हैं कि जजों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, जजों को रिस्ट्रेन करना चाहिए, उनके बारे में कोई ऑर्डिनेंस तैयार किया जाए। यहाँ तक मशवरे दिए गए हैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों के हलकों में कि जी कोई रेफरेंस बना दिया जाए जज के खिलाफ, कोई नया रेफरेंस बना के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए, उसमें अरसलान इफ्तिखार वाला मामला भी लाया जाए, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर ली जाएं। लेकिन जो सियासी माहौल है मुल्क का, उसमें लगता यह है कि अगर हुकूमत ने इस तरह की कोई हरकत या कोई इकदाम किया तो उसको मजीद नुकसान ही होगा, क्योंकि अदालत ने जिस तरह ये तो आपने कहा इस पे नुकसान हो सकता है हुकूमत की इस हरकत पे, क्या हुकूमत इससे हटके भी कोई और मुतबादल जो है वो सोच रही है, या अवाम की जो उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से एक लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अवाम की रिलीफ का बायस बनेगा, उस तरफ आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? वज़ीर कानून फारूक नाइक इस हवाले से काफ़ी बातें कर चुके हैं और ये बात जो है वो कानूनी हलकों में ज़ेर गर्दिश है कि मुतबादिल जो रास्ते हैं उस पर हुकूमत गौर कर रही है। इस तरह की तजावीज़ और मशवरे मुख्तलिफ हलकों की तरफ से आए हैं, जो हुकूमत के तहादी हैं उन्होंने भी दिए हैं और हुकूमत के जो गैर जानिबदार दोस्त हैं उन्होंने भी कहा है कि जी कोई ऐसा रास्ता तलाश कर लिया जाए जिसमें इदारों का टकराव ना हो और इस मामले से बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकला जाए और मुल्क को मजीद किसी बहरान की तरफ ना धकेला जाए, बल्कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और मुल्क जो है वो किसी इस्तेहकाम की तरफ चले, जमहूरियत ख़तरे में ना पड़े। बड़ी मुश्किल से ज़ाहिर है कितनी कुर्बानियों के बाद आमरी से जहाँ छूटी और जमहूरियत का सफ़र शुरू हुआ है, तो आवाम भी ये चाहते हैं कि जमहूरी तसलसल जारी रहे और हुकूमत की भी ये कोशिश है कि जमहूरियत जो है वो चले। अदालत ने भी बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया अब तक, अदालत ने भी किसी जगह पर ऐसा नहीं किया कि जमहूरियत पटरी से उतरती हुई नजर आए।
इदारों ने अपने तौर पर बड़े तहम्मुल का मुजाहरा ज़रूर किया है, लेकिन अब जो आने वाले दिन है इसमें बड़ी बुर्दबारी से फैसले करने होंगे, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। अगर कोई सियासी स्कोरिंग करने के कोशिश में कोई ऐसी गलती कर दी गई तो फिर पूरा सिस्टम जो है वो लपेटा जा सकता है। ठीक है। यासीन साहब एक चीज़ बताइएगा कि एतजाज़ अहसन साहब जब अपना चीफ जस्टिस की वकालत कर रहे थे उस वक्त वो कहते थे हुकूमत को खत लिख देना चाहिए और ये आइन के मुताबिक होगा। अब वो ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि खत लिखना जो है वो आइन के मुताबिक है या उसकी खत लिखने में रुकावट आइन है? इस इशू पे थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं पहले सालिक मजीद साहब की बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। जी जी। आपको पता है कि 12 जुलाई 2012 का जो ऑर्डर है, जी जी, उस पर नजरसानी की एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और लास्ट डेट पे फारूक नाइक साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हुए जी, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो हमारा 12 जुलाई 2009 के 12 का ऑर्डर है जिस पे हमने नजरसानी की दरख्वास्त, इसको पेंडिंग एडजर्न कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने उसको एडजर्न किया। ठीक है, लामला नजरसानी की एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है। ठीक है, और 27 जुलाई को वो ये ग्राउंड भी ले सकते हैं कि हमारी नजरसानी की एप्लीकेशन का भी फैसला नहीं हुआ, सही, लिहाजा जो 27 जुलाई की जो प्रोसीडिंग है इसको पेंडिंग डाला जाए। जहाँ तक एतजाज़ अहसन साहब का ताल्लुक है, जाहिर है कि उनके व्यूज़ अपने पॉलिटिकल और लीगल दोनों अपने अलग अलग हैं। मैं ये बात महसूस करता हूँ कि जहाँ तक ख़त लिखने का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 189 बिल्कुल वाज़िह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो सुपीरियर कोर्ट के जजमेंट हैं उनको आपने इम्प्लीमेंट करना है, उस पर दो राय हो नहीं सकती। ठीक है, कोई आदमी अगर दो राय करता है तो मैं समझता हूँ वो गलत है। सही, हम कहते हैं खत लिखा जाना चाहिए। सही, लेकिन कुछ दिनों से जबकि लास्ट टाइम ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने ये बात खुद भी कही कि हम खुद चाहते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट है, हमारा भी है, आपका भी है, वज़ीर-ए-आज़म आपका भी, हमारा भी है, हम खुद चाहते हैं कि कोई ऐसा मामला हो जाए कि बीच का रास्ता निकले। सही, 15 अगस्त 2012 को जो मेरा डिनर था जैसे शाकरुल्लाह जान के ज़ाद में इस्लामाबाद में, मैंने रात के डिनर में बिल्कुल वाज़िह स्पीच की। मैंने कहा पाकिस्तान का कोई शहरी ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती। सही, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन की भी बालादस्ती होनी चाहिए, हर मामला कानून के मुताबिक होना चाहिए, इदारों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इदारों को अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। मेरी स्पीच के ये वर्डिंग भी थे कि ये जो झगड़ा आपने शुरू किया है कि फ्रांस सुप्रीम है, फ्रांस सुप्रीम नहीं है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। सुप्रीम अगर कोई चीज़ है तो वो हमारा आइन है, और इदारे जो है वो आइन की वजह से वजूद में आते हैं, और उनके वजूद में आने की वजह से फिर मैंने उसकी एक मिसाल दी कि आज अगर 1973 का आइन को ख़त्म कर दिया जाता है तो क्या हमारे ये इदारे अपनी जगह काम करते हुए नजर आएंगे? कोई भी इदारा काम नहीं करेगा। आइन जब नहीं होगा कोई भी इदारा काम नहीं कर सकेगा। तो मैंने ये बात ज़रूर कही थी कि एक नारों के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान कर जाएं जिसको संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। नारों के जजमेंट के मतलब जैसे कि मैंने पहले कहा कि उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन नारों के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई मुश्किल सूरत हमारे सामने आ रही है तो फिर उस जजमेंट देते वक्त जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 ऑप्शन दिए थे उनमें से किसी ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट, सही। ये ऑप्शन की बात मैं इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान जो है इस वक्त वैसे भी आईनी बुरान से दो चार है। सही, डे बाय डे हमारे क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम को एनआरओ के जजमेंट से कोई ताल्लुक उनका नज़र नहीं आता। उनके अपने ही मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो मसाइल में उलझे हुए हैं, उनको इससे तो कोई तवक्को ही नहीं कि एनआरओ का जजमेंट का क्या होगा क्या नहीं है। सही, मैं उसकी एक मिसाल इस तरह से देता हूँ कि अगर $60 करोड़ आज पाकिस्तान में वापस आ भी जाता है तो ये पाकिस्तान में कितने दिनों का खर्चा है? सही, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा चौथा दिन आपका 7 अरब 8 अरब पर डे का तकरीबन आपके खर्चे निकलते हैं। तो मैंने ये कहा था कि इन इदारों को बचाने के लिए हमें इन इदारों के जो डिग्निटी को मेंटेन करते हुए हमें पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी नज़र डालनी चाहिए, और चूंकि ये मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, इदारे भी मजबूत होंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जरूर पूछेंगे कि पाकिस्तान का आइन अगर सुप्रीम है तो हुकूमत या इदारे जो हैं वो आइन की पासदारी करते हुए उन पर अमल दरामद क्यों नहीं करते। हमारे साथ रहिए।